नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। संत होने के लिए न भगवा पहनने की जरूरत होती है और न ही समाज से दूर जाने की। अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी लोग मानवता का भला कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष में बात आज ऐसी ही एक शख्सियत की जिनका नाम भरोसे का पर्याय था, जिनका जीवन मानवता की भलाई को समर्पित था, तभी अपनी कमाई का 65 से 70% तक दान कर देते थे। 2012 में रिटायरमेंट के बाद उस हस्ती ने अपने अंतिम समय तक सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। व्यक्ति विशेष में कहानी सादगी की मिसाल और दिखावे से दूर रहने वाले रतन टाटा की। मानवता अपार, गहरा सरोकार। जो कोई सेवा करते थे तो एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चला था। इसलिए जगत उद्योग के लिए और भारत देश के लिए बहुत बड़ी देश समाज की बेहतरी का जरिया बनाया कारोबार। मुश्किलों से लड़ने में हासिल थी महारत। चुनौतियों को मात देकर लिखी नई इबारत। तो व्यक्ति विशेष में आज जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, उनका यह मानना था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊंच नीच का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ईसीजी भी सीधी लाइन का मतलब जिंदगी का अंत होता है। यह सोच पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले रतन टाटा की थी और इसी सोच की बदौलत रतन टाटा को मुश्किलों से लड़ने में महारत हासिल थी। ये रिपोर्ट देखिए। मौत जीवन का अंत करती है, रिश्तों का नहीं। इसलिए जमाना अपने समय के सबसे बड़े दानवीर कलयुग के कर्ण को आखिरी विदाई देने सड़कों पर उमड़ आया। वे परिजन भी जो चलने फिरने में असमर्थ थे। तस्वीरें 94 साल की सिमोन टाटा की हैं, जो व्हील चेयर पर बैठकर रतन टाटा को आखिरी विदाई देने पहुंची थी। जो कोई सेवा करते थे तो एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला था। इसलिए जगत उद्योग के लिए और भारत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका व्यवहार भी एकदम स्वभाव एकदम सिंपल था। उनका सबसे अच्छा से बात करते थे। किसी के लिए भी नहीं, बड़ा हो छोटा हो या उनसे भी बड़ा हो, उनसे कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहे कि किसी को खराब लगे। क्योंकि रतन टाटा जी एक ऐसे शालीन व्यक्ति थे जो एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गजों का तांता उमड़ पड़ा था। टाटा हमारे देश की नवरत्न में एक है। उनकी सारे कारोबार एक सामाजिक उद्देश्य से होता है। रतन टाटा इसी समय में उसकी एक मिसाल थे। And I can tell you that it's a great loss for the nation. It's a great loss for everyone who has interacted with him. It is an unbearable and unbelievable loss for the entire group. आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक तस्वीर जो हर आंख नम कर गई, वो एक बेजुबान की थी, पालतू डॉग गोवा की। रतन टाटा के करीबियों के मुताबिक वो सबसे ज्यादा प्यार गोवा से ही करते थे। उस गोवा से जो उन्हें 11 साल पहले गोवा की सड़क पर घूमता मिला था। रतन टाटा उसे अपने साथ मुंबई ले आए। रतन टाटा के आखिरी वक्त तक गोवा उनके साथ रहा, यहाँ तक कि जब उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया तब भी गोवा उनके अगल बगल ही मौजूद रहा। न सिर्फ घर बल्कि श्मशान तक भी वो रतन टाटा के साथ ही गया।
तमाम हस्तियों की भीड़ के बीच गोवा ने भी अपने चहेते रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। तो बहुत इनसे बहुत लगा है और कुछ वैसे डॉग का गोवा क्यों इसका नाम गोवा क्यों रखा? गोवा से आया, इसके लिए गोवा राम। रतन टाटा के दो और कुत्ते थे, टेंगो और टीटो। उन दोनों से भी रतन टाटा को बेहद लगाव था। टीटो के लिए तो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का न्योता तक ठुकरा दिया था। जी हाँ, कहा जाता है कि जब टीटो की तबीयत बिगड़ी थी तो रतन टाटा ने यूके के प्रिंस चार्ल्स का न्योता तक ठुकरा दिया था, जबकि यूके का शाही परिवार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाला था। ये कार्यक्रम लंदन के बर्किंघम पैलेस में 6 फरवरी 2018 को होना था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रतन टाटा को सम्मानित करने के लिए यूके के प्रिंस चार्ल्स का कार्यक्रम भी तय किया जा चुका था, लेकिन तभी उनके पालतू कुत्ते टीटो की तबीयत बिगड़ गई और रतन टाटा ने ब्रिटेन के शाही परिवार के उस कार्यक्रम में शामिल होने के बदले अपने बीमार कुत्ते के साथ रहने का फैसला लिया। Refused an invitation by King Charles, then Prince Charles, to go to Buckingham Palace to receive a lifetime achievement because Tito, one of his dogs, was unwell. उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का बकिंघम पैलेस का न्योता ठुकरा दिया था क्योंकि उनके पालतू कुत्ते टीटो की तबीयत बिगड़ गई थी। रतन टाटा ने अपने पालतू कुत्तों के लिए प्रिंस चार्ल्स का कार्यक्रम और अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक ठुकरा दिया। उस वक्त कई लोगों को लगा कि प्रिंस चार्ल्स इस पर भी भड़क सकते हैं, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। प्रिंस चार्ल्स भी रतन टाटा के मुरीद हो गए। प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए उन्हें एक महान आदमी बताया था। रतन टाटा का कुत्तों के लिए लगाव इस कदर था कि आज भी मुंबई के ताज होटल में आवारा कुत्तों की एंट्री पर कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि वहां आवारा कुत्तों के लिए खाने और सोने तक का इंतजाम किया गया है। इसका जिक्र ताज होटल में ठहर चुके कई विदेशी मेहमान भी कर चुके हैं। सोच कर देखिए, जिस पुरस्कार को लोग जीवन की उपलब्धि मानते हैं, उसे रतन टाटा अपने पालतू कुत्ते के आगे कितना तुच्छ समझते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। बारीकियों को जानने के बाद ग्रुप में दमदार एंट्री ली और टाटा समूह को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस कामयाबी का श्रेय रतन टाटा की दरिया दिली को दिया जाता है। उनकी दानशीलता के किस्से पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले हैं। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संतुलित रख पाते हैं। रतन टाटा ऐसी ही हस्ती थे, इसलिए उनकी हर अदा लाजवाब कर जाती थी। रतन टाटा के बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो अपने अपमान का बदला बेहद सलीके से लिया करते थे। इसका एक किस्सा कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड से जुड़ा है। दरअसल कार बनाने के लिए मशहूर कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का भरी मीटिंग में मजाक बनाने की कोशिश की थी। बात 1998 की है। तब टाटा मोटर्स ने इंडिका नाम की कार लॉन्च की थी। उस वक्त ये एक नई तरह की छोटी कार थी जिसे रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था, लेकिन इंडिका बाजार में नहीं चल पाई थी। टाटा मोटर्स घाटे में चली गई थी और तब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने के लिए फोर्ड से डील करने की कोशिश की थी, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा पर तंज कसते हुए ये कहा था कि उन्हें कार बनाने के कारोबार में उतरना ही नहीं चाहिए था। माना जाता है कि इस बात ने रतन टाटा का दिल दुखा दिया था, जिसके बाद वो डील तो ठप हुई ही, रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का इरादा भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ फोर्ड जिन दो गाड़ियों पर इतराती थी, उन्हें ही टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था। 2008 में हुई इस डील के बाद दुनिया की दो मशहूर गाड़ियां रेंज रोवर और जगुआर टाटा मोटर्स के पास आ गई थी और तब दुनिया भर में छाई मंदी के दौर में बिल फोर्ड ने ये बात कही थी कि वो रतन टाटा का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
भारत का इंडस्ट्री का दिग्गज आज हमारे बीच नहीं रहा। रतन जी टाटा इतने फोरसाइट था उनका, इतना गट्स था, इतना करेज था कि जब उन्होंने टाटा एम्पायर की बागडोर संभाली, उस टाइम टर्नओवर $5 बिलियन था। आज टाटा का टर्नओवर $130 बिलियन से ज़्यादा है। ये उनकी मेहनत, उनकी फोकस, उनकी सिंसियरिटी का रिजल्ट है। और मैं समझता हूँ कि देश रतन टाटा जी को कभी ना भुला पाएगा। और इट्स अ ह्यूज लॉस नॉट ओनली फॉर द इंडियन इंडस्ट्री बट फॉर द एंटायर कंट्री। देश और समाज के प्रति सरोकार समझिए या खुद पर भरोसा, सरकारी राज में जो एयर इंडिया सूख कर छुहारा हो गई थी, वो टाटा के हाथ में आते ही बलवान हो गई। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। दरअसल कर्ज में डूबी एयर इंडिया को जब कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ था, तो रतन टाटा ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। 18,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर एयर इंडिया खरीद लिया था। दरअसल एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था और 1946 में उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीद लिया था, लेकिन धीरे धीरे एयर इंडिया कर्ज में डूबती चली गई और जब सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की तो भारी भरकम घाटे वाली इस कंपनी को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे खरीदने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी करवा ली थी। टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। बड़े भी बनो लेकिन बढ़िया बनना मत भूल जाओ। बड़े बनने से होता है कि अलमारियों के हम शेल्फ भरते हैं, ज्यादा बटोरते हैं, लेकिन जब ज्यादा बटोरते हैं तो अलमारियां और भरती चली जाती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अलमारियों के शेल्फ भरें लेकिन सेल्फ खाली ना रह जाए। 2008 में रतन टाटा को जैसे ही ताज होटल पर हमले की खबर मिली थी, वो तुरंत वहां पहुंच गए थे। जी हां, जिस समय होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहा था, उस समय रतन टाटा वहां पहुंच गए और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, 3 दिन और 3 रात तक वहीं डटे रहे। उस वक्त होटल में स्टाफ के अलावा करीब 300 गेस्ट थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की कि सभी सुरक्षित रहें। आतंकी हमले के बाद ताज होटल के पीड़ितों के लिए रतन टाटा ने जो किया, वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते थे। उस आतंकी हमले में मारे गए सभी कर्मचारियों के परिवार वालों से रतन टाटा खुद मिले और उन परिवारों की मदद के लिए सिर्फ 20 दिनों के अंदर एक ट्रस्ट बनवा दिया था। रतन टाटा ने उस हमले में मारे गए कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी और हर परिवार को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया था। इसके साथ ही मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को आजीवन हर महीने उतने पैसे देने की व्यवस्था की जितनी उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी थी। सिर्फ ताज होटल के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि आतंकी हमले के दौरान पीड़ित कई रेलवे कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और ताज होटल के सामने से गुजर रहे लोगों को भी रतन टाटा ने मुआवजा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये बात रतन टाटा पर भी हर्फ ब हर्फ लागू हुई। दौलत और शोहरत की बुलंदियों को अपने कदमों में झुकाने वाले रतन टाटा की प्रेम कहानी परवान नहीं चढ़ पाई। एक टॉक शो में रतन टाटा ने यह माना था कि कई बार उन्हें अकेलापन महसूस होता है। कारोबार में कामयाबी का आसमान छूने वाले रतन टाटा को प्यार में सफलता नहीं मिली, या यूं कह सकते हैं कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें प्रेम तो हुआ, लेकिन उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने बताया था कि 1960 के दशक में भारत और चीन की जंग की वजह से उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। दरअसल 1962 में
भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी प्रेमिका अमेरिका से भारत नहीं आ सकी थी। उस इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने बताया था कि उस वक्त उनकी प्रेमिका के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जंग की वजह से उनका वो रिश्ता टूट गया। रतन टाटा ने बताया था कि जब 1960 के दशक में वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात लॉस एंजलिस की रहने वाली उस लड़की से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। यहाँ तक कि उन्होंने आगे की जिंदगी का प्लान भी बना लिया था। रतन टाटा ने बताया था कि उस वक्त वे भारत नहीं लौटना चाहते थे और उन्होंने शादी करके अमेरिका में ही बस जाने का प्लान बना लिया था। लेकिन उसी वक्त उनकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अमेरिका में रह रहे रतन टाटा को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने भारत लौटने का फैसला कर लिया था। रतन टाटा ने बताया था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका को भी भारत आने के लिए मना लिया था, लेकिन उसी वक्त भारत और चीन के बीच 1962 की जंग छिड़ गई थी, जिसका असर उनके रिश्ते पर पड़ा। बाद में जानकारी मिली कि उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली थी। उस रिश्ते के टूटने के बाद रतन टाटा ने शादी नहीं की। अपनी छोटी सी लव स्टोरी पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकार किया था कि रतन टाटा को भी प्यार हुआ था। वह भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ था। रतन टाटा और 1960 के दशक की एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के बीच रिश्ते की भी चर्चाएं चली। हालांकि रतन टाटा ने कभी भी सिमी ग्रेवाल के साथ रिश्ते की बात सार्वजनिक तौर पर नहीं मानी थी, लेकिन उनके और सिमी ग्रेवाल के बीच के रिश्ते के बारे में उस वक्त के अखबारों और मैगजीन में कई खबरें छपा करती थी। कहा तो यह भी जाने लगा था कि रतन टाटा सिमी ग्रेवाल के साथ शादी करेंगे। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने भी कबूल किया था कि वे रतन टाटा से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका था। सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने भी शादी, बच्चे और जीवन के खालीपन को लेकर अपने दिल की बातें बताई थी। और खास बात ये थी कि वो इंटरव्यू सिमी ग्रेवाल ने ही लिया था। उस इंटरव्यू में शादी नहीं करने के सवाल पर रतन टाटा ने बताया था कि उन दिनों वो काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि शादी के बारे में सोचा ही नहीं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक रतन टाटा ने ना तो अपनी गाड़ी चलाने के लिए कभी ड्राइवर रखा और ना ही बॉडीगार्ड। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके बारे में बात करते हुए नितिन गडकरी ने उनसे जुड़े कई किस्से सुनाए थे और उनमें से एक किस्सा उस वक्त का भी है जब रतन टाटा खुद अपनी गाड़ी चलाकर उनके मुंबई वाले घर गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा, आप ऐसा करो रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं उसको बताता हूँ। बोले नितिन, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये सुनकर दंग रह गए कि करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी रतन टाटा के साथ ना तो कोई ड्राइवर था और ना ही कोई सिक्योरिटी। उन्होंने बताया कि उनके व्यवहार को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे टाटा ग्रुप के मालिक हैं। कहीं भी चलने में, बोलने में, उनके व्यवहार में वे टाटा ग्रुप के मालिक हैं, ये कभी महसूस ही नहीं होता था। इसके अलावा उन्होंने उनसे जुड़ा एक और किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि वे उनके साथ एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए नागपुर जा रहे थे और उस वक्त भी हेलीकॉप्टर वे खुद ही उड़ा रहे थे। रतन टाटा ने सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ाया था, वे 69 साल की उम्र में लड़ाकू विमान F-16 उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक भी थे। साल 2007 में बेंगलुरु में हुए एक एयर शो के दौरान रतन टाटा ने करीब 40 मिनट के लिए F-16 फाइटर जेट उड़ाया था। उनके इस कारनामे को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि वे F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए थे। विमान उड़ाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने दूसरे पायलट के साथ मिलकर करीब 40 मिनट तक उस विमान में उड़ान भरी थी। इसके बाद जब उनसे इस अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे शानदार बताया था। 69 साल की उम्र में उस विमान को उड़ाने के लिए उनका जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया था। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार से रतन टाटा की मौत के बाद उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी। महाराष्ट्र की सरकार ने इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया। रतन जी देश का अपना अनमोल रतन था, इसके लिए हमने उनको मरणोत्तर भारत रत्न देने का भी सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किया है। पिछले साल गवर्नमेंट का और देश का पहला जो उद्योग रत्न अवार्ड था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उनको मिला था, तो वही अवार्ड को रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड आज हमने जीआर निकाला है
और एक नावीन्यपूर्ण जो औद्योगिक भवन की बिल्डिंग बन रही है नरीमन पॉइंट पे, तो उसका भी नामकरण हमने रतन टाटा उद्योग भवन ऐसा किया है। इससे पहले फरवरी 2021 में भी रतन टाटा को देश का सबसे बड़ा सम्मान दिए जाने की मांग उठाई गई थी। तब सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक अभियान शुरू किया गया था। देखते ही देखते सोशल मीडिया के लाखों अकाउंट उस अभियान से जुड़ गए थे। हालांकि तब रतन टाटा ने खुद ही इस तरह की मांग पर रोक लगाने की अपील की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा था कि वे भारतीय होने के नाते ही खुद को भाग्यशाली मानते हैं। रतन टाटा का जीवन नवीनता, नेतृत्व और करुणा से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है। टाटा नैनो के लॉन्च को लेकर वैश्विक नेताओं से मिलने और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने तक उनकी यात्रा उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चूंकि वह भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, रतन टाटा की विरासत निसंदेह कायम रहेगी और हमें ये याद दिलाएगी कि एक व्यक्ति देश के विकास और प्रगति पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। भले ही रतन टाटा हमारे बीच में अब नहीं हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका दिखाया गया मार्ग, उनकी सादगी हम सब के लिए सालों साल तक प्रेरणा बनती रहेगी। पूरे न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।